मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि आज भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति है। पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देखती है। पीएम मोदी के 11 साल सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। आजादी के बाद लोगों को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के आदर्श वाक्य के साथ काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी को 11 साल हो गए हैं और इसी को लेकर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई। आज भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति है, इसका भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए। पीएम के 11 साल सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। अभी तक जितनी भी उपलब्धियां उन्होंने अपने कार्यकाल में हासिल की हैं, उन तमाम उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम धामी नजर आए। तो इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 11 साल पूरे होने पर उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत का वर्चस्व बढ़ा है, इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा आज भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति है और जो उपलब्धियां अभी तक हासिल की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा, वो उपलब्धियां गिनाई गई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इसी सिलसिले में देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो वहीं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे। वोटिंग के लिए 7 या 10 जुलाई की डेट प्रस्तावित है। हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। इसी हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में मतदान करना चाहेगा, तो इसके लिए 7 जुलाई का विकल्प भी रखा गया है। 15 जुलाई को प्रदेश में मतगणना हो सकती है। तब तक के लिए डीएम, एसडीएम, एटीओ प्रशासक बनाए गए हैं। तो चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव होंगे, तो जाहिर सी बात है 7 या 10 जुलाई की डेट प्रस्तावित की गई है। यानी कि वोटिंग के लिए 7 या 10 जुलाई दोनों में से किसी भी डेट को चुनाव हो सकते हैं। हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में ये पंचायत चुनाव होंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसकी अधिसूचना 20 जून को संभावित मानी जा रही है।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अधिकांश त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें, निर्णय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। लेकर गठित कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसके आधार पर सरकार जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार जिले को फिलहाल इस निर्णय से बाहर रखा गया है। बाकी सभी जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिला पंचायतों में जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्ति किया गया है। क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारियों को सौंपी गई है, तो वहीं ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है। तो वहीं यात्रियों को ले जा रही एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए केस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये घटना शनिवार को उत्तराखंड के बड़ासू इलाके में हुई थी, जब केदारनाथ जा रही यात्रियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक हाईवे पर उतार दिया गया। इस घटना को लेकर काफी समय भी हो गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद डीजीसीए ने इस गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर कार्रवाई की। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि विमानन सुरक्षा को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत केस्ट्रल एविएशन पर यह कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 लाख के करीब चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। देश ही नहीं, विदेश से भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो अब तक के श्रद्धालु की बात की जाए तो कितने श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं वो भी आपको बता रही हैं। 24 लाख के पार हुआ है यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में 8,89,223 श्रद्धालु ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 4,08,842 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 4,09,064 श्रद्धालु ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 6,79,379 श्रद्धालु ने दर्शन किए। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है, आंकड़ा लगातार पार हो रहा है। चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। अभी तक की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में 4,09,064 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 8,89,223 श्रद्धालु ने दर्शन कर लिए हैं। यानी कि कुल आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक 24 लाख के पार हो चुका है यात्रियों के दर्शन करने का आंकड़ा। यमुनोत्री धाम में 4,08,842 श्रद्धालु ने दर्शन किए, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 6,89,379 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। यानी कि जो ये आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि अभी तक कितने श्रद्धालु ने किस धाम में कितने दर्शन कर लिए हैं। तो अब तक की बात की जाए तो 24 लाख के पार हो चुका है यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ की बात की जाए तो 8,89,223 श्रद्धालु ने दर्शन किए हैं। इसके अलावा यमुनोत्री धाम का भी आंकड़ा सामने आया है, जहां पर 4,08,842 श्रद्धालु ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए, तो वहीं 4,09,064 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन अभी तक कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम का जिक्र किया जाए तो 6,79,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं।
मित्र महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कृषि मित्र महोत्सव का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। 14 और 15 जून को देहरादून में महोत्सव कृषि होगा और इसी के साथ महोत्सव में कृषि नवाचार और स्थानीय उत्पादों का मंच होगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव की सभी तैयारियां तय समय और व्यवस्थित करने के निर्देश भी दिए। गणेश जोशी ने कहा, ये महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की कृषि को आत्मनिर्भरता, नवाचार और समृद्धि की ओर ले जाने में प्रयास करेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि ये महोत्सव किसानों को नए विचारों, तकनीकों और नेटवर्किंग का बेहतर मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु और भूगोल के अनुरूप खेती को कैसे और अधिक लाभकारी बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीकी और बाजार उन्मुख कृषि प्रणाली से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य की कृषि को आर्थिक रूप से समृद्ध और टिकाऊ बना सकता है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इन दिनों लंगड़े घोड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े का जिक्र क्या किया कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की तलाश शुरू हो गई। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धाबी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धाबी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसा नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की तलाश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वे हमारे साथ आ गए। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे घोड़े की तलाश कर रहे हैं, उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसाद हमारे साथ हैं। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। नहीं, हमारे रेस के घोड़े जो जहाँ भी हैं सब भाजपा के साथ जुड़ेंगे। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल और बाल विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। योग दिवस के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकीर्ति, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे, शिशु सदन के बच्चे और विभिन्न खेलों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। बेहतर प्रशिक्षक के माध्यम से योगा अभ्यास कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर हल्द्वानी स्थित मानस खंड परिसर गोलापाद में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास और मुफ्त राशन जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 65 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उत्तराखंड की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री रावत ने बताया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है, तो वहीं अल्मोड़ा की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शेराघाट सरयू पंपिंग योजना को 365 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है।
और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, आज देश का प्रत्येक बच्चा जो है उससे बहुत खुश है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल राजधानी देहरादून में 88 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जिसमें से 52 लोग रिकवर हुए। वर्तमान में 13 एक्टिव केस हैं। ये सभी मरीज निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में डेंगू के कम मरीज सामने आए हैं। डेंगू के नोडल अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात की वजह से इस संभावना जताई जा रही थी कि डेंगू राजधानी देहरादून में विकराल रूप धारण कर सकता है, लेकिन लगातार चल रही फॉगिंग लार्वा सर्वे की वजह से डेंगू के मामले कम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में लार्वा साइट पर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू इस बार खतरनाक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल 88 मामले डेंगू के सामने आए, जिसमें से 52 लोग रिकवर हुए। वर्तमान में 13 एक्टिव केस हैं। ये सभी मरीज निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं। तो क्षेत्रीय विधायक इन दिनों सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कर रही हैं। विकासखंड कलजी खाल को 3 मोटर मार्गों की सौगात मिल गई। विधायक ने विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत 2 मोटर मार्गों का लोकार्पण और 1 का भूमि पूजन किया। विधायक ने 5.75 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि मौके पर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी की और जनता को आश्वस्त किया। उनकी सरकार जनता की सुख सुविधाओं और यातायात को लेकर पूरी सजगता से काम कर रही है। इसी तरह मेरे साथ आशीर्वाद बना के रखना, जैसे पिछले सालों में आपने आशीर्वाद दिया है, आगे आने वाले समय में भी आशीर्वाद बना के रखना और जो सुझाव देंगे उन पर मैं काम करता रहूं। ऐसे भगवान मुझे भी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि मैं आप लोगों को जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आई उसको मैं पूरा कर सकूं। तो अधिक न कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो है हर चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है, प्रतिनिधि बनाया है। लेकिन आज कई सड़कों का जो डामरीकरण हुआ है उनका भी लोकार्पण किया, कुछ नई सड़कें कटी है उनका शिलान्यास किया। इसी में से एक सड़क है ग्राम बुटली की। बुटली में 2022 में जब माननीय विधायक जी चुनाव में आए थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने जनता को आश्वासन किया था, क्योंकि उस गांव में सड़क मूलभूत जैसे सड़क जैसी बहुत जरूरी आवश्यक थी, क्योंकि वो हाइट में है गाँव और पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ। तो कम से कम उनको ये था कि सड़क आ जाए तो जब हमको पानी की जरूरत है तो कभी टैंकर भी आ सकता है। और वो 2.5 किलोमीटर सड़क जो है विधायक राज्य योजना में स्वीकृत कराई और आज उसका जो है शिलान्यास कर दिया और आज लोग बहुत गदगद और खुश हो गए। मैं ग्राम प्रधान थी, प्रधान भी हूँ और इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत सालों से इंतजार था। और बहुत खुशी हो गई कि हमारे गांव में रोड आ गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और सबसे पहले डांगी जी का धन्यवाद करने चाहती हूँ मैं। डांगी जी का सहयोग है हमारे साथ।
सब फिलहाल तो चलो ठीक है, नई सड़क बन गई। मैं अभी देख रहा था कि रकम बहुत कम है, 1,98,39,39 रकम है। तो इस तरह से मतलब जो क्वालिटी है मैं मानता हूँ कि ठीक है, मतलब सड़क जितना पैसा है उस हिसाब से ठीक है। और रोड लगभग आवागमन के लिए फिलहाल तो चल रही है, लेकिन बरसात के बाद अगर रोड में पूरी कमी आएगी तो ये ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी ठीक है, उसे बन गई है। लगातार पौड़ी जा रहे थे इस रोड के लिए, बहुत सारे मिन्नतें की, बहुत सारे लोग गए, बूढ़े बुजुर्ग गए हमारे। 2.5 साल अब जाके ये मांग पूरी हुई और 2.5 किलोमीटर ये रोड पास हुई है। देखो PWD में अब कैसा काम करते हैं, अभी तो आज इसका वो हुआ शिलान्यास द्वारा। उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, डांगी जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और यहाँ के लोगों को भी जागरूक किया कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मतलब रास्ता दिखाया कि हमें किस उससे करना चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार यानी कल से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के अनुसार है। इसी के साथ मौसम विभाग के मुताबिक आज मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि कल से फिर मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। मंगलवार को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 जून से उत्तराखंड में मानसून की दस्तक की भविष्यवाणी की गई है। इससे लोगों को राहत भी मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।